Hello students, welcome to UCR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our next chapter third. निर्धनता एक चुनौती। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का ये लेसन है। देखिए आज इस लेसन में हम निर्धनता के बारे में अध्ययन कर देंगे कि निर्धनता है क्या, किसे कहते हैं। ठीक है, निर्धनता इसमें एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती। कौन सी मूलभूत सुविधाएं? जैसे पानी की, भोजन की, आवास की या वस्त्र की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। ये बेसिक नीड्स होती हैं जो मनुष्य को नहीं मिल पाती हैं, तो वो क्या कहलाता है? गरीबी या निर्धनता, पॉवर्टी। देखिए ऐसी स्थिति में आने के बाद जो इंसान होता है उसके साथ अनचाहे ही समाज भेदभाव करने लगता है। परिवार के लोगों में वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। मान लो एक परिवार के 5-6 मेंबर्स हैं, 2 की पोजीशन सॉलिड है, पैसा है, एक के पास नहीं है, तो उसकी स्थिति डाउन होते ही सभी लोग उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने की कोशिश करते हैं और वो खुद भी उन अच्छे लोगों के बीच में, पैसे वाले लोगों के बीच में बैठने से थोड़ा सा अपने आप में हीन भावना को महसूस करता है। दुर्व्यवहार भी किया जाता है। समाज में जो लोग गरीब होते हैं अधिकतर उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार होता है, उनको बराबरी का व्यवहार नहीं दिया जाता। उनको ऐसी जगह पर जहाँ अच्छे लोगों की पार्टियाँ होती हैं, फंक्शन होते हैं या कोई शादी विवाह हो, बर्थडे पार्टी हो, तो वहाँ पर सॉरी उनको नहीं बुलाया जाता, आमंत्रित नहीं किया जाता। इससे उनके अंदर एक उदासी, एक निराशा सी आती है कि ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया जाता है। तो इस प्रकार आप ये जान लें कि जो ये है निर्धनता, वो अपने आप में एक चुनौती है, एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, क्योंकि एक निर्धनता के कारण कितनी समस्याएं जन्म लेती हैं। अब इस निर्धनता के आयाम क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति निर्धन है या गरीब है? आयाम का मतलब है उसके पहचान के स्रोत कौन से हैं। तो देखिए भूख और आश्रय की कमी। जो लोग अक्सर भूखमरी का सामना करते हैं, जिनके पास रहने को भी आवास नहीं है, कोई मकान नहीं है, कि कहीं झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, कहीं किसी की दी हुई चाल वगैरह में रहते हैं, या कहीं सड़क पर कहीं अपना डेरा जमा कर रहते हैं, जैसे कि आप देखते हो बंजारी लोगों को। बच्चों को स्कूल में भेजने में ये असमर्थ महसूस करते हैं खुद को, क्योंकि जब तक इनके पास, देखो सबसे बड़ी नीड्स क्या है? खाना खाना। जब वही नहीं है तो स्कूल भेजने की बात तो बहुत दूर हो जाती है। तो बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ महसूस करते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता। इस कारण उनका पता लग जाता है, उनकी स्थिति को देखकर ही पता लग जाता है। एक देखिए एक सूटेड बूटेड आदमी होगा जिसके पास सारी सुविधाएं होगी, गाड़ी, कोठी, बंगला और पर्याप्त साधन जिनसे वो अपने संपन्नता को जाहिर करता है, देखते ही पता लग जाएगा भाई अमीर है। और गरीब बेशक उसने कपड़े से पहन रखे हो, लेकिन उसकी स्थिति, दोनों का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, उससे इंसान की कंडीशन का पता लग जाता है। इलाज, स्वच्छता संबंधी जितनी भी सुविधाएं, उनसे वो वंचित रहता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं हो पाता, इतना वो नहीं जुटा पाता। अगर बहुत मेहनत करता है तो 2 जून की रोटी जुटा पाता है। गरीब व्यक्ति ना बच्चों को स्कूल पढ़ा पाता है, ना अपना इलाज करा पाता है, ना स्वच्छ रह पाता है, साफ पानी की, उसको आसपास की स्वच्छ वातावरण की जो जरूरत होती है, ये सब चीजें आय के स्रोत से बनती है। जब पैसा होगा तो ये सारी चीजें अपने आप बखुद सुधरती चली जाएंगी, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो इन चीजों का अनचाहे सामना होता रहता है। नियमित रोजगार न मिलने से ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर इंसान को नियमित रोजगार मिल रहा है, 3000 का, 5000 का, 10,000 का, जो भी है, उसको अगर नियमित रूप से आय प्राप्त होती है तो उसका घर का गुजारा हर महीने के आने वाले पैसों से चलता रहता है। लेकिन जहां भी वो आय बाधित हो गई, जहां भी रुक गई, उसके ऊपर कर्ज चढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसको काम तो करना ही है, परिवार को पालना है, कहीं ना कहीं से कर्जा लेके करेगा। तो इससे क्या होता है, एक तो कर्ज चढ़ता है, दूसरा पैसा नहीं आता, वो कर्जा में फंसता चला जाता है। तो वो एक स्थिति ऐसी लाकर खड़ी कर देता है जो भूखमरी और गरीबी का दौर होता है।
नौकरी की सुरक्षा होने से कई बार क्या होता है कि काम प्राइवेट होते हैं आजकल ज़्यादा, तो उसमें नौकरी की सुरक्षा ही नहीं होती। कभी भी किसी भी कारण से किसी भी बंदे को हटा दिया जा सकता है अन बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के। जब बंदा अचानक हट जाता है किसी भी काम से, तो नया काम ढूंढने में उसे समय लगता है, और इस दौरान उसकी जो कंडीशन होती है उसका सामना पूरे परिवार को करना पड़ता है। उसके आत्मविश्वास में, उसके सम्मान में, उसकी गरिमा में एक मतलब अड़चन सी आती है, जिसकी वजह से वो निरंतर एक निराशा की तरफ बढ़ता चला जाता है। निर्धनों में सबसे अधिक निर्धन कौन है? हम कह रहे हैं निर्धन ताकि ये पहचान है, निर्धन ये लोग होते जिनके पास सुविधाएं नहीं होती खाने पीने तक की। तो ऐसे कौन से लोग हैं? आपको पता होना चाहिए कि सबसे निर्धनों में जो सबसे निर्धन है वो लोग माने गए हैं सामाजिक समूहों के हिसाब से। अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग, ये ऐसे लोग होते हैं जो या तो अनुसूचित जाति में निम्न जाति के, दलित जाति के लोग होते हैं, जो समाज में उच्च जाति होते हैं, अमीर हुए, जमींदार हुए, ब्राह्मण लोग हुए या वैश्य लोग हुए। ये लोग इन लोगों से, जैसे राजपूत हुए, चौधरी हुए, इन लोगों से थोड़ा सा ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उन्हें उपेक्षता लगती है। उन्हें लगता है कि हम कहीं दीनहीन हैं। एक तो पैसे की कमी, दूसरा उनके साथ समाज इस तरह से भेदभाव करता है, उनको निम्न कामों पर रखना, आय कम देना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। तो ऐसा अक्सर देखा गया हमारे समाज में कि दलित जातियों के साथ, निम्न जातियों के साथ होता है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज कंडीशन काफी बेहतर हो गई है सरकार के प्रयास से और लोगों के जो जागरूकता आई है उससे। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट आता है अनुसूचित जनजाति। इसमें वो लोग होते हैं जो पहाड़ी एरिया से संबंधित होते हैं, आदिवासी होते हैं, जो जंगलों से संबंध रखते हैं, जो बिल्कुल समाज के एक ऐसे समूह से दूर हो जाते हैं जहां उन्हें ना तो सामाजिक गतिविधियों का पता चलता है, आर्थिक रूप से बिल्कुल वो डाउन पे डाउन होते हैं, और ना उनके आय के बेहतर स्रोत होते हैं। दूसरा, सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने के कारण उन्हें समाज की किसी भी क्रियाकलाप का, किसी भी राजनीतिक ज्ञान नहीं होता, जिसकी वजह से वो अलग थलग सा महसूस करते हैं। यहाँ तक कि वो सबके साथ उठने बैठने में भी झिझक महसूस करते हैं, सबके साथ खाने पीने में, सामने आने में। ऐसे कबीले के लोग होते हैं, आदिवासी कबीले हो गए, आप जहाँ जहाँ पहाड़ी एरिया, जहाँ जहाँ जंगली एरिया, इस तरह के लोग वहाँ पर मिलते हैं। मुस्लिम समुदाय हो गए जो संख्या में कम होते हैं, उन समुदायों को भी इस तरह की हीन भावना का शिकार होना पड़ता है। सामाजिक दृष्टि से ये लोग आते हैं। उसके बाद आर्थिक समूहों में श्रमिक आते हैं, जैसे खेतों में काम करने वाले श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, दिहाड़ी पे काम करने वाले, जिनका वेतन कोई सरकार की तरफ से कुछ निश्चित होता है और उन्हें दिया कुछ जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से लोगों को एक मतलब समाज में, एक देश में रहते हुए किस तरह से उन्हें अलग अलग स्थितियों से निकलकर जाना पड़ता है। खेतीहार मजदूर है, उनकी आमदनी की स्रोत बहुत कम है, उनको दिहाड़ी मजदूरी मिलती है जो उनका दैनिक वेतन होता है उससे भी कम। कई बार क्या होता है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको ऐसे चला दिया जाता है, 200 की जगह 100 रुपये भी, 150 रुपये भी। अब उसकी जरूरत है तो ना से हाँ करने के लिए वो काम कर देता है, लेकिन उसकी आय भी निश्चित नहीं, कोई सुरक्षा भी नहीं है, कोई नियमित वेतन भी नहीं है, तो ऐसे कब तक काम चलाएगा। धीरे धीरे जो श्रमिक हैं, जो बंधुआ मजदूर हैं, या खेतों में काम करने वाले लोग हैं दूसरों के खेतों में, और जिनके पास अपनी जमीनें नहीं होती वही करेंगे, तो एक तो अपने आय का कोई साधन परमानेंट नहीं है, दूसरे की वो मर्जी पर डिपेंड है, तो वो डाउन हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जो शहरों में शहरी मजदूर, जैसे कि पेंट करने वाले हो गए, अनियमित मजदूर, रिक्शा चालक हैं। अब लॉकडाउन के दौरान देखिए आप कैसी स्थिति होगी, ऑटो भी बंद हो गए, रिक्शा चालक थे उनका भी काम बंद हो गया, जो रेडी वगैरह चलाते थे वो भी। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति जब भी बनती है या जब उनके आय के स्रोत कम हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। गरीबों में अगर हम देखें कि एज के हिसाब से तो महिलाएं, विशेषकर उनमें लड़कियां जो गरीबी, क्योंकि वो माता पिता की इच्छा पर डिपेंड होती है,
कितना पढ़ाते हैं, नौकरी करने दूर तक भेजते हैं नहीं भेजते, या तो पिता की मर्जी पे डिपेंड होते हैं या अपने पति की शादी के बाद। तो वृद्ध लोग हो गए, वो अधिकतर अपने बच्चों पे आश्रित होते हैं, क्योंकि एक एज ऐसी होती है जो काम करने की नहीं होती, उस समय वो कमा नहीं पाते हैं और अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ भी अगर वो बच्चा लायक है, उसकी सैलरी अच्छी है, तो परिवार आराम से खींच लेगा। लेकिन जहाँ भी वो खुद भी मोहताज है, खुद के साधन नहीं है, तो ऐसे लोग उस पर आश्रित रहकर उसकी गरीबी को और बढ़ाते हैं। बच्चे हो गए, विकलांग लोग हो गए, दिव्यांग लोग हो गए, उससे क्या होता है कि ये लोग उतनी एनर्जी से, उतने लेवल से काम नहीं कर पाते जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति कर पाता है, ना उनको इतने आय के स्रोत मिल पाते हैं, तो ये गरीब समझे जाते हैं। आय में असमानता, एक व्यक्ति की आय तो इतनी है कि उसके पास अतिरिक्त वेतन भी बच जाता है, जिससे वो बैंकों में जमा पूंजी जोड़ता है, एक के पास गुजारे लायक भी नहीं होता। तो इससे क्या होता है, समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? एक अमीर, दूसरा गरीब। आय में असमानता, एक ही परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेहतर कमाते हैं, जिनकी सैलरी 1 लाख से भी ऊपर हो सकती है और किसी की 10,000 है, तो दोनों के पारिवारिक, चाहे वो भाई है, लेकिन उनके लिविंग स्टैंडर्ड में अंतर मिलेगा। ये आय में असमानता है, ये धीरे धीरे एक को ऊपर उठाएगी, एक को नीचे उठाएगी, तो ये भी गरीबी का एक कारण माना जाता है। इस प्रकार अगर कभी क्वेश्चन आता है कि गरीबों में भी कौन गरीब ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं छोटे किसान, मजदूर लोग, श्रमिक लोग, आदिवासी लोग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति में सारे आ जाते हैं, अनुसूचित जाति में सब निचली जाति के आ जाते हैं, महिलाएं, बच्चे, विकलांग और दिव्यांग और विधवाएं, क्योंकि उनकी कमाई का स्रोत होता है उनका पति। कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी वो कर लेती है, लेकिन भगवान न करे ऐसी दुर्घटना किसी के साथ होती है, तो जो कमाने वाला मेन व्यक्ति है वही चला जाता है, तो आय का स्रोत उसका लगभग खत्म हो जाता है। जितनी आय वो पहले कमाते थे उससे 1/4 हिस्सा भी उसके पास नहीं आ पाता है, तो धीरे धीरे उसके घर में गरीबी आनी शुरू हो जाती है। सामूहिक निर्धनता देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, समूह यानी ग्रुप में, जब मान लो एक हमारा देश ही ले लो भारत, इसकी आधी से ज्यादा संख्या अगर ऐसी है जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, तो वो क्या है, ये क्या कहलाएगी? सामूहिक निर्धनता। यानी एक देश की बड़ी संख्या जब मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाए, खान पान की, रहने की, वस्त्र की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती, तो सामूहिक निर्धनता, क्योंकि वो एक व्यक्ति के साथ नहीं है, वो पूरे समूह के साथ, पूरे देश के लोगों के साथ एक जैसी कंडीशन से निकलना होगा, तो सामूहिक निर्धनता कहलाती है। आज भारत में देखा जाता है हर चौथा परिवार निर्धन है। जब आंकलन किया तो कम से कम यहाँ पर ये कहा गया कि 27 लाख से ज्यादा लोग निर्धन हैं। अमीरों की संख्या कम है, बीच के मीडियम रह जाते हैं, निर्धन बहुत ज्यादा, दोनों लेवल से निर्धनों की संख्या ज्यादा है। भारत में निर्धनता का अनुपात जो है वो 22% माना गया 2011-12 की जनगणना के अनुसार। निर्धनता के प्रति जो असुरक्षा होती है वो क्या होती है, उसका अर्थ क्या है? देखिए, एक ऐसा तरीका जो हमें ये दिखाता है कि वो आदमी कभी भविष्य में भी संपन्न नहीं हो पाएगा। जैसी स्थिति उसकी आज है वैसी ही कई सालों तक बनी रहने की संभावना है। जैसे मैंने बताया, विधवा है, परिवार का एक आदमी कमाने वाला है और वही खत्म हो जाता है, तो उस परिवार की स्थिति आप सोच सकते हैं कैसी होगी। मान लो कोई भी अच्छा भला व्यक्ति काम पर जा रहा है, कोई मिस हैपनिंग हो गई, दुर्घटना हो गई और उसकी दोनों टांगें कट गई, काम पर भी नहीं जा पा रहा, रोजगार का साधन खत्म हो गया, घर बैठने से उसकी दवाई दारू का भी खर्चा बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे जो आय के स्रोत थे वो बंद हुए, जो जमा पूंजी थी वो खत्म। तो ये स्थिति काफी लंबे समय तक बनेगी, क्योंकि टांगे उसकी दोबारा आ नहीं सकती। जब उसको कुछ उसका इलाज किया जाएगा, उसकी जो कृत्रिम पैर है वो लगाए जाए, या उसके बच्चे कमाने के लायक जब तक नहीं हो जाएंगे, या घर में कोई आय का दूसरा स्रोत नहीं बनेगा, तब तक ऐसी स्थिति रहेगी जिसे हम बोलते हैं निर्धनता के प्रति असुरक्षा, कि कुछ पता नहीं है कितने समय तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी।
उसको तभी निकाला जाएगा ना जब कोई पढ़ लेगा, परिवार में से उस स्थिति को हटा देगा, या कमाने के साधन कहीं से वो कोई छोटा मोटा धंधा करके अपने आप को खड़ा करे तो उस स्थिति से निकल पाएंगे, तब उस सहयोगी सुरक्षा होगी उसमें। सामाजिक अपवर्जन का मतलब है ऐसी सुख सुविधाएं और लाभ जो में से कुछ लोग वंचित रह जाते हैं और कुछ लोग इतने आनंद से जीवन जीते हैं कि उनके पास सारी सुविधाएं होती हैं, सारे साधन होते हैं, संपन्नहीन होते हैं, आर्थिक रूप से सॉलिड होते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को भी स्टैंड करने की पावर रखते हैं, जमा पूंजी भी होती है, उनके काम धंधे भी निरंतर बढ़ते रहते हैं। वो होता है सामाजिक अपवर्जन। समाज का अपवर्जन दो भागों में बट जाना, एक साधन संपन्न, एक साधन विहीन। जिनके पास साधन उनका जीवन तो बेहतर होगा, सुख सुविधाएं होगी, गाड़ियां होगी, अच्छी एलईडी होगी, एसी लगा होगा, और एक ऐसा जिसके पास साधन भी नहीं है, पंखा तक नहीं है, एसी की तो वो सोच ही नहीं सकता, खाने के लिए भोजन जुटाने की चिंता उसको रात में खाई जाती है। तो दोनों की स्थिति में अंतर है, अपवर्जक। समाज में इस तरह की स्थिति सामाजिक अपवर्जक कहलाती है। ठीक है, इससे अगले टॉपिक पर हम कल प्रकाश डालेंगे, इससे आगे कल बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाने से आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओ। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको साथ में लिखना भी है, याद भी करना। देखिए आपका सितंबर जाने को है, अक्टूबर आने को है, इस समय आपकी रिवीजन शुरू हो जाती है। लेकिन इस तरह ऑनलाइन कोचिंग से वो काम नहीं हो पा रहा, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, लेकिन काम हो रहा है। इतना ही हमारे लिए बहुत है कि हमारा काम रुका नहीं है। आप भी साथ में कोऑपरेट कीजिए, अपना काम जो बताया जाता है उसको लिखिए, याद कीजिए, तभी आप अपने सिलेबस को आगे करते हुए रिवीजन की तरफ बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।